सीन था न्यूयॉर्क के फेमस होटल पेंसिल्वेनिया का, जहां पर धीरे धीरे 2500 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे। ये लोग किसी एंटरटेनमेंट की एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आए थे। ये सारे लोग इवनिंग में पब्लिश होने वाले न्यूयॉर्क सन न्यूज़पेपर में एक एड को देखकर यहाँ आए थे। सोचिए उस एड में ऐसा क्या लिखा होगा जिसे पढ़कर इतने सारे लोग यहाँ आए। चलिए हम बताते हैं। उस एड में लिखा था, अपनी इनकम बढ़ाइए, लोगों को इन्फ्लुएंस करिए और कॉन्फिडेंटली बोलना सीखिए, जो आपको फ्यूचर में एक अच्छा लीडर बनाने में हेल्प करेगा। सरप्राइजिंगली इस सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए जितने भी लोग आए थे वो काफी हाई क्लास से बिलोंग करते थे और काफी एजुकेटेड भी थे, लेकिन तब भी उनके अंदर ये डिजायर कहाँ से आई कि उन्हें फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोलना सीखना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की ट्रेनिंग के लिए कोई जगह नहीं है। एजुकेशन पॉलिसीज में इस तरह की बेसिक चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। लैंग्वेज की नॉलेज होना एक अलग बात है, लेकिन उस लैंग्वेज को इफेक्टिवली कैसे बोलना है कि लोग इन्फ्लुएंस हों, वो एक ट्रेनिंग से ही सीख सकते हैं। ये एक तरह का टैलेंट है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों के लिए दोस्त बनाना बहुत आसान होता है और कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल। एजुकेटेड एडल्ट लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हेल्थ और सेकंड प्रायोरिटी होती है कि कैसे दूसरे लोगों के साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप किया जाए। पेंसिल्वेनिया होटल में जो ट्रेनिंग सेशन था उसे रिप्रेजेंट किया 18 इम्प्रेसिव लोगों ने, जो अलग अलग प्रोफेशन से आए थे। जैसे कोई बैंकर था, कोई डेंटिस्ट था, या कोई चेन स्टोर एग्जीक्यूटिव, या कोई ट्रेड एनालिस्ट। आज की बुक समरी में मैं आपको बुक के फर्स्ट पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। डेल कार्नेगी की बुक की अवेलेबिलिटी आपको वर्ल्ड में कहीं भी मिल जाएगी। अवेलेबिलिटी आम है, लेकिन इसमें लिखी हुई बातें बहुत खास हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक का फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। फर्स्ट पार्ट का चैप्टर 1 है इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बीहाइव। चैप्टर के नाम से ही क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको मधुमक्खी के छत्ते से हनी लेना है तो आप डायरेक्ट मधुमक्खी के छत्ते को किक नहीं करेंगे। आपको केयरफुली उसे किसी तरीके से मधुमक्खियों से फ्री करना होगा, जिसके बाद आप आसानी से हनी निकाल सकते हैं। ऐसा ही कुछ लोगों के साथ है। आप डायरेक्टली उनकी हर बात का जवाब देकर उन्हें क्रिटिसाइज करके नाराज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो फायदे मिल रहे होते हैं वो मिलने बंद हो सकते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में जो सीन बताया है वो है 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क सिटी का, जहां पर एक फेमस किलर टू गन क्राउली, हाँ इसी नाम से उसे जानते थे, उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया था। वो अपनी पार्टनर के अपार्टमेंट में छुपा हुआ था। पुलिस और डिटेक्टिव्स के 150 लोग उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी किए हुए थे। पूरा न्यूयॉर्क शहर उस सीन को एक एंटरटेनमेंट के तरीके से देख रहा था। क्राउली और उसकी पार्टनर कहीं पर टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी एक पुलिस वाला आता है और टू गन क्राउली से उसका लाइसेंस दिखाने के लिए कहता है, लेकिन क्राउली बिना कोई जवाब दिए उसे स्टैब करता है और उस पुलिस वाले को मार डालता है। जब क्राउली को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर ने उसे न्यूयॉर्क की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक क्रिमिनल बताया। लेकिन टू गन क्राउली अपने बारे में क्या सोचता था? वो सोचता था कि वो तो बहुत काइंड हार्टेड है, ये तो लोग हैं जो उसे मजबूर करते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। वो खुद को क्रिमिनल नहीं मानता था, यहाँ तक कि कोर्ट में उसने ये कहा कि वो अपने डिफेंस में लोगों को मारता था। इस स्टोरी का ये पॉइंट है कि क्राउली अपने आप को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं मानता था। अगर आज कुछ लोगों के बीच सर्वे कराया जाए तो 99% लोग किसी भी गलती के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। क्रिमिनल्स के बीच क्राउली का ये एटीट्यूड कोई एबनॉर्मल नहीं था। अमेरिका का फेमस गैंगस्टर अल कैपोन, जो कि हाई लेवल का सिनिस्टर था, लेकिन वो खुद को लोगों की भलाई करने वाला इंसान बोलता था। कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, वो अपने आप को अच्छा इंसान दिखाने के लिए कहीं ना कहीं जस्टिफाई जरूर करेगा। ऐसे ही अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत सारे गैंगस्टर रहे जो खुद को लोगों का मसीहा बताते थे। अब सोचिए, जब इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग खुद को अच्छा साबित करने के लिए बयानबाजी करते हैं, तो जिन लोगों से हमारा सामना होता है वो खुद को बचाने के लिए किस तरह के स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में लोगों के मन को जीतना है तो उन्हें क्रिटिसाइज करना बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है
कि हमें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। अगर हम लोगों के बिहेवियर के पीछे के रीजन को जानने की कोशिश करेंगे या क्रिटिसाइज नहीं करेंगे बल्कि उन्हें समझेंगे। किसी को क्रिटिसाइज करने से तुरंत वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है, खुद को वो एक लेवल तक जस्टिफाई भी करने लगता है और यहाँ पर आपके लिए उसके मन में एक कड़वाहट आ सकती है। हो सकता है जिन्हें हम क्रिटिसाइज कर रहे हों बदले में वो हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। ऐसे में रिलेशंस का बच पाना तो एकदम पॉसिबल नहीं है। चलिए आपको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की एक कहानी सुनाते हैं। अब्राहम लिंकन से आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे अपने थॉट्स को शेयर करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑन सैटरडे मॉर्निंग 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन को फोर्ड्स थिएटर के पास में बूथ ने गोली मारी थी। लिंकन की डेड बॉडी उनकी हाइट से भी छोटे बेड पर पड़ी हुई थी। वहीं पर मौजूद सेक्रेटरी ऑफ वॉर स्टालोन ने कहा कि यहाँ पर जो लेटे हैं वो वर्ल्ड के सबसे परफेक्ट रूलर्स में से एक हैं। लोगों के साथ कैसे डील किया जाए, इसमें लिंकन की सक्सेस के पीछे का सीक्रेट क्या था। राइटर ने अब्राहम लिंकन की लाइफ के बारे में 10 सालों तक स्टडी की और एक बुक लिखी जिसका नाम था लिंकन द अननोन। काफी इंटरेस्टिंग बुक है। अगर कभी मौका लगा तो हम आपको उस बुक की बुक समरी भी जरूर सुनाएंगे। बुक समरी आगे बढ़े उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने स्टोरीज हिंदी पॉडकास्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बुक समरी आगे कंटिन्यू करते हैं। डेल कार्नेगी ने अपनी स्टडी में ये पाया कि लिंकन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते थे। लेकिन क्या लिंकन पहले से ही ऐसे थे? बिल्कुल भी नहीं। लिंकन अपनी अर्ली लाइफ में कुछ इस तरह के थे कि उन्होंने कई फेमस पर्सनैलिटीज को लेटर्स के थ्रू क्रिटिसाइज किया। यहाँ तक कि जब वो लॉयर बने और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो अपने ओपोनेंट्स पर अटैक करने के लिए ओपनली उन्होंने क्रिटिसिज्म से भरे हुए लेटर्स न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कराए। एक बार लिंकन ने 1842 में आयरिश पॉलिटिशियन जेम्स शील्ड्स को मजाकिया अंदाज में लेटर्स के थ्रू ही क्रिटिसाइज किया। पूरा शहर जेम्स शील्ड्स पर हंस रहा था। शील्ड बहुत सेंसिटिव किस्म के इंसान थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और पता लगा लिया कि वो लेटर किसने लिखे थे। उन्होंने लिंकन को मिसिसिपी रिवर के पास में लड़ने के लिए बुलाया। ये चैलेंज घुड़सवारी करते हुए तलवारों से लड़ने का था। लिंकन ने इस चैलेंज को पहले तो इग्नोर किया, लेकिन बात जब उनके ऑनर की आ गई तब उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया। अपनी लंबाई के हिसाब से एक चौड़ी तलवार लेकर लिंकन मिसिसिपी रिवर के पास पहुंच गए, लेकिन किस्मत से दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनकी फाइट को रुकवा दिया। ये इवेंट अब्राहम लिंकन की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद अब्राहम लिंकन ने कसम खाई कि वो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और अगर किसी को क्रिटिसाइज करना भी पड़े तो पहले 100 बार सोचेंगे। सिविल वॉर के टाइम लिंकन ने अपनी आर्मी में जनरल्स अपॉइंट किए, जिनमें एक जनरल का नाम था मीड। 1863 में जुलाई मंथ के स्टार्टिंग के 3 डेज में बैटल ऑफ गेटिसबर्ग लड़ा गया। 4 जुलाई की नाइट में ली, जो कि उनका अपोनेंट था, वो साउथ की तरफ भागने लगा। जब ली अपनी हारी हुई आर्मी के साथ पोटोमैक तक पहुंचा तो उसके सामने एक ऐसी रिवर थी जिसे क्रॉस करना मुश्किल था, क्योंकि भारी बारिश की वजह से बहुत पानी आ रहा था। दूसरी ओर से लिंकन के आर्मी जनरल मीड अपनी आर्मी के साथ उसे घेरे हुए खड़े थे। ली बुरी तरह से फंस चुका था। जब लिंकन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने जनरल मीड को मैसेज भिजवाया कि इस मौके को हाथ से ना जाने दिया जाए और ली को बंदी बना लिया जाए, लेकिन मीड ने ऐसा नहीं किया। लिंकन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने मीड को काफी नसीहतें दी और उसे काफी कुछ कहा कि उसने ली को क्यों बंदी नहीं बनाया। लिंकन ने जनरल मीड के अगेंस्ट अपना सारा गुस्सा उसमें लिख डाला। लेकिन क्या आपको पता है कि जनरल मीड तक वो लेटर कभी पहुंचा ही नहीं। लिंकन की डेथ के बाद वो लेटर उनके डॉक्यूमेंट से मिला। ये हो सकता है कि लिंकन ने अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो लेटर लिखा हो, लेकिन उसे मेल ना किया हो। लिंकन जानते थे कि अगर उन्होंने मीड को उसके एक्शंस के लिए क्रिटिसाइज किया तो हो सकता है कि वो अपनी सर्विसेज बंद कर दे। लिंकन ने दूसरे पहलू को भी देखा होगा कि हो सकता है युद्ध में इतना भारी नुकसान, खून खराबा और हर तरफ तबाही को देखकर शायद मीड को लगा होगा कि अब ली को जाने दिया जाए। ह्यूमन नेचर का सबसे डीप प्रिंसिपल ये है कि उसे हमेशा
तारीफ पाने की इच्छा रहती है। जब कोई खास काम करने में मेहनत कर रहा हो तो उसकी तारीफ करने से वो उस काम को और भी ज्यादा लगन से करता है। ये प्रिंसिपल जॉब में ही नहीं, ये फैमिलीज के अंदर भी लागू होता है। अब्राहम लिंकन के एक्सपीरियंस से थियोडोर रूजवेल्ट ने भी काफी इंस्पिरेशन ली। लिंकन की तस्वीर को वो हमेशा देखा करते थे जब भी उन्हें कोई हार्ड डिसीजन लेने होते थे। वो खुद से पूछते थे कि अगर लिंकन उनकी जगह होते तो वो क्या करते। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी के बारे में अपनी राय बनाने के लिए मजबूर होते हैं तो एक बार लिंकन के एक्सपीरियंस को जरूर याद कर लेना। लिंकन के एक्सपीरियंस से कुछ सीख कर आप अपने करीबी रिलेशंस को बचा सकते हैं। ग्रेट स्कॉलर कन्फ्यूशियस ने कहा था कि पड़ोसी की छत पर जमी हुई स्नो के बारे में कंप्लेन ना करें जबकि आपका खुद का डोर स्टेप साफ नहीं है। इसे फिल्मी डायलॉग की तरह ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनके खुद के घर शीशों के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। पार्ट 1 का चैप्टर 2 है द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। डेल कार्नेगी का कहना है कि अगर आप लोगों के साथ डील करना चाहते हैं तो सिंसियर एप्रिसिएशन शो कीजिए। 3 पॉइंट्स हैं जिनसे आप लोगों को उनके बारे में चीजें बता सकते हैं, जैसे कि बी स्पेसिफिक। लोगों को बताएं कि वो अच्छा कर रहे हैं और आपको उनके बारे में क्या चीज पसंद है। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी हाउस हेल्प को ये बता सकते हैं कि किस तरह से वो आपके लिए सपोर्टिव है और कैसे आपका टाइम बचता है। दूसरा पॉइंट है अक्सर तारीफ करें। लोगों को बताएं कि आपको उनकी कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है। तीसरा पॉइंट है आपको तारीफ और चापलूसी के बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए। अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन डेवी ने कुछ इस तरह से कहा था कि ह्यूमन नेचर में सबसे डीप डिजायर होती है दूसरों की नजरों में अपनी इम्पोर्टेंस होने की डिजायर। अब्राहम लिंकन ने एक बार एक लेटर में लिखा कि हर कोई कॉम्प्लीमेंट्स लाइक करता है। अगर आज के टाइम में देखें तो सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक एंड कमेंट, थोड़े अच्छे वाले कमेंट हर किसी को पसंद होते हैं। खुद को इम्पोर्टेंट दिखाने की जो इच्छा है यही ह्यूमंस को एनिमल से अलग करती है। राइटर डेल कार्नेगी अपने बारे में बताते हैं कि जब वो एक फार्म बॉय थे तब उनके फादर अपने पालतू जानवरों का कहीं पर शो करते थे जहां पर उन्हें कुछ प्राइज मिले हुए थे। जब भी घर पर उनके फादर के दोस्त आते तो उनके फादर अपने दोस्तों को बहुत प्राउडली उन रिबन्स को दिखाते थे। वैसे तो वो रिबन्स नॉर्मल मसलिन क्लॉथ के थे, लेकिन उसके फादर के लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती थी। ये रिबन्स या मेडल्स उनके जानवरों के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते थे, जिनकी बदौलत उसके फादर को वो प्राइज मिले थे। ये प्राइजेस उनके फादर को इम्पोर्टेंट फील कराते थे। ये हमारे एंसेस्टर्स ही थे जिनमें इम्पोर्टेंट फील होने की एक डिजायर थी और इसी डिजायर की वजह से सिविलाइजेशन बहुत आगे बढ़ी। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस की वजह से ही एक अनएजुकेटेड पॉवर्टी में जीने वाला ग्रोसरी क्लर्क ने स्टडी करने की सोची। उसने लॉ की बुक्स पढ़ी जो उसने एक बैरल के बॉटम में पाई थी, जो बैरल उन्होंने 50 सेंट्स में खरीदा था। अगर वो लॉ की किताबें नहीं पढ़ता तो वो ग्रोसरी क्लर्क ही रह जाता। और जानते हैं वो क्लर्क कौन था? वो थे अब्राहम लिंकन। ऐसी ही कहानी है चार्ल्स डिकेंस की, जिन्होंने इतने फेमस नॉवेल्स लिखे हैं। ऐसा ही कुछ बहुत सारी सेलिब्रिटीज के साथ हुआ जिन्होंने खुद को इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की और आज उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। पर इसका ऑपोजिट भी होता है, ये नेगेटिविटी के लिए भी सेम काम करती है। इम्पोर्टेंस पाने की डिजायर की वजह से बहुत सारे लड़के गैंगस्टर और गनमैन बने। फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस जिस डायरेक्शन में जाती है उससे आप किसी का कैरेक्टर जान सकते हैं। जैसे अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता कि किसी गलत तरीके से वो फेमस हो जाए तो समझ लीजिए कि वो एक क्रिमिनल माइंड का इंसान है। दूसरा एग्जांपल है जॉन डी रॉकफेलर का, जिन्होंने चाइना के पिकिंग में एक मॉडर्न हॉस्पिटल बनवाने के लिए पैसे दिए। यहाँ पर वो खुद को इम्पोर्टेंस दिलाना चाहते थे, लेकिन एक अच्छे तरीके से, एक सोशल वर्क करके। उस हॉस्पिटल में जितने भी लोगों का इलाज होता वो रॉकफेलर के नाम से भली भांति परिचित हो जाते। दूसरी तरफ डिलिंगर एक बैंक रोबर, उसने फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए एक बैंक रोबर और किलर बनना चूज किया। उसे प्राउड था कि वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। वो प्राउडली अपने नाम को प्रोनाउंस करता था कि जैसे उसके नाम से लोगों के बीच दहशत है। लेकिन डिलिंगर और रॉकफेलर दोनों की फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस बिल्कुल
अलग अलग डायरेक्शन में थी। जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन को खुद को हिज माइटीनेस द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कहलवाना पसंद था। लोग कई बार फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए कुछ भी कर जाते हैं, यहाँ तक कि वो सिंपैथी गेन करने के लिए, अटेंशन के लिए कुछ भी ऑकवर्ड चीजें करते हैं। जैसे कि मिसिज मैककिनली, वो बहुत अजीब सी चीज अपने हस्बैंड के साथ करती थी ताकि उनके हस्बैंड उन्हें इम्पोर्टेंस दे। वो हमेशा ये चाहती थी कि हर काम में उनके हस्बैंड उनके साथ रहें। उनके हस्बैंड यूएसए के प्रेसिडेंट थे, तब भी स्टेट के मैटर्स को इग्नोर करने के लिए वो अक्सर उन्हें मजबूर करती थी ताकि उन्हें उनका साथ मिल सके। मिसेस मैकिनले ने एक बार बहुत बड़ा इशू बनाया जब उनके हस्बैंड जॉन है से मिलने के लिए उन्हें डेंटिस्ट के पास अकेला छोड़ गए। और एक लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी बूढ़ी माँ को 10 साल तक परेशान किया ताकि उसे इम्पोर्टेंस मिलती रहे। वो 3rd फ्लोर पर एक बीमार की तरह बिस्तर पर 10 साल तक पड़ी रही। उसकी माँ हमेशा उसे ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक केयर करने के लिए आती रही। लेकिन 10 साल बाद जब उसकी माँ की डेथ हो जाती है तब वो अपने बिस्तर से उठती है और अपने काम आराम से करने लगती है। उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। ये बस फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ही था जो वो अपनी माँ से चाहती थी। फ्लैटरी मतलब चापलूसी। जिन लोगों को समझ में आता है कि चापलूसी क्या है, उन पर तो ये काम नहीं करती है, लेकिन कुछ ऐसे भूखे लोग होते हैं जिन्हें अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है और इनका नंबर कुछ ज्यादा ही है। जैसे एक भूखा आदमी घास, फिश या कीड़े कुछ भी खा सकता है, ऐसे ही तारीफ का भूखा आदमी झूठी फ्लैटरी या चापलूसी और सच्ची तारीफ में डिफरेंस नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए सर्ज मदिवानी ने 1927 में एक्ट्रेस पोला नेग्री से शादी की। पोला नेग्री एक फेमस एक्ट्रेस थी और चार्ली चैपलिन और रुडोल्फ वेलेंटिनो के साथ भी उसके रिलेशनशिप रहे थे। लेकिन सर्ज मदिवानी ने कैसे इम्प्रेस किया उसको, ये एक्चुअल में झूठी तारीफ या फ्लैटरी का ही नतीजा था। मदिवानी ने नेग्री को छोड़ दिया जब नेग्री के पास पैसा नहीं रहा। उसके बाद उसने ओपेरा सिंगर मैरी मैककॉर्मिक से रिलेशनशिप बनाई जो 1920 और 1930 के डेकेड की सबसे फेमस सोप्रानो में से एक थी। यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया भी अपने आसपास चापलूसों से घिरी रहती थी। सच्ची तारीफ और चापलूसी में क्या डिफरेंस है? ये बहुत इजी है, एक ऑनेस्ट है और दूसरी बेईमान। मैक्सिको के जनरल ओब्रेगान की मूर्ति के नीचे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं जो बेहद वाइज वर्ड कहे जा सकते हैं। ऐसा लिखा है, उन दुश्मनों से मत डरो जो तुम पर अटैक करते हैं, उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं। अगर हम आम तौर पर अपने बारे में सोचना बंद कर दें और दूसरे आदमी की अच्छाइयों के बारे में सोचना शुरू करें तो हमें इतनी चीप और झूठी चापलूसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा कि इसे मुंह से निकलने से पहले ही दूसरा पहचान ले। इमर्सन ने कहा कि हर आदमी किसी न किसी तरह से उनसे बेहतर है और यही बात हमें भी फॉलो करनी चाहिए। कुछ लोग हमसे बेहतर हैं बहुत सारे मामलों में और कुछ चीजों में हम दूसरों से बेहतर हैं। आखिर में हम इंसान हैं और दूसरों को एक इंसान के तौर पर ही हमें ट्रीट करना चाहिए। अब पार्ट 1 का 3rd चैप्टर है, He who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely way. डेल कार्नेगी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया है कि जब वो फिश पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो फिश को वही फूड देते हैं जो फिश को पसंद है। वो फिश पकड़ने के कांटे में उस तरह का फूड लगाते हैं जिसे देखकर मछली खिंची चली आए। कार्नेगी ये कहते हैं कि उन्हें अलग अलग तरह की चीजें पसंद हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, क्रीम। अब अगर उन्हें फिश पकड़नी है तो उन्हें अपनी पसंद की नहीं, फिश की पसंद की चीजें उसे खिलानी होंगी। ठीक वैसा ही लोगों के साथ है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आपको दूसरे लोगों की पसंद की चीजें उन्हें बतानी होंगी या उन्हें वैसे ही ट्रीट करना होगा। हम जो चाहते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप दूसरों से कुछ चाहते हैं तो आपको दूसरों के इंटरेस्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप जब किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो इन सबक को याद रखें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपका बेटा स्मोकिंग करे तो उसे उपदेश ना दें और ना ही अपनी डिजायर्स के बारे में बात करें, बल्कि उसको दिखाएं कि सिगरेट उसे बास्केटबॉल टीम में जगह बनाने या 100 गज की दौड़ से जीतने से रोक सकती है। आपको उसे रियलाइज कराना होगा कि स्मोकिंग किस तरह से उसकी प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है।
अगर आप किसी को कुछ काम करने के लिए राजी करना चाहते हैं तो बोलने से पहले रुकें और पूछें, मैं उसे ऐसा करने के लिए कैसे मना सकता हूँ। यह सवाल हमें अपनी डिजायर्स के बारे में बेकार की बातें करने वाले लोगों से मिलने के लिए इधर उधर भागने से रोकेगा। डेल कार्नेगी बताते हैं कि वो अपने सेमिनार्स की एक सीरीज को प्रेजेंट करने के लिए हर सीजन में 20 नाइट्स के लिए एक सर्टेन न्यूयॉर्क होटल के ग्रैंड बॉलरूम को किराए पर लेते हैं। एक सीजन की स्टार्टिंग में उन्हें अचानक बताया गया कि उन्हें पहले के कंपैरिजन में लगभग 300% ज्यादा रेंट देना होगा। ये न्यूज उन्हें तब मिली जब टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे और सारी डिक्लेरेशंस हो चुकी थी। डेल कार्नेगी उतनी बढ़ी हुई कीमत तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्हें खुद से क्वेश्चन पूछा कि होटल से बात करने का क्या फायदा होगा, कि वो क्या चाहते हैं। होटल तो वही सोचेगा जो उसका फायदा है। कुछ दिनों के बाद वो मैनेजर से मिलने गए। होटल के मैनेजर से उन्होंने बोला कि जब आपका लेटर मुझे मिला तो मैं थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी वही करता। होटल के मैनेजर के तौर पर आपकी ड्यूटी है कि आप जितना पॉसिबल हो सके उतना प्रॉफिट कमाएं। अब डेल कार्नेगी ने मैनेजर को किराया बढ़ाने के फायदे और नुकसान गिनाने शुरू कर दिए। उन्होंने एक लेटर हेड लिया और बीच में एक लाइन खींची और एक कॉलम में फायदे, दूसरे कॉलम में नुकसान लिखा। फायदे में उन्होंने लिखा कि अगर उनके सेमिनार नहीं होते हैं तो वो बॉलरूम को किसी डांस या दूसरे सेमिनार्स के लिए दे सकते हैं, क्योंकि उनकी तरह के सेमिनार से कहीं ज्यादा पैसे डांस या अलग तरह के प्रोग्राम से होटल को मिलने वाले थे। फिर नुकसान में उन्होंने लिखा कि अगर डेल कार्नेगी अपने 20 नाइट्स के बॉलरूम को बंद कर दें तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि डांस के लिए तो 1 या 2 दिन के लिए बॉलरूम जाएगा, लेकिन डेल कार्नेगी का एक सीजन 20 नाइट्स का होता था। डेल कार्नेगी मैनेजर को गिनाते हैं कि वो फायदे की जगह नुकसान कर रहा है। डेल कार्नेगी मैनेजर को एक और नुकसान बताते हैं कि जब डेल कार्नेगी का सेमिनार होता है तब बहुत एजुकेटेड और कल्चरल लोग वहां पर आते हैं। अगर होटल $5000 खर्च करके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देता है तब भी उनके सेमिनार की वजह से होटल की ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। सारे फायदे और नुकसान गिनाने के बाद डेल कार्नेगी ने मैनेजर को वो लेटर दे दिया और कहा कि अगले दिन उन्हें बता दें कि उनका किराया कितना होगा। अगले दिन डेल कार्नेगी को एक लेटर मिला जिसमें उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि उनका रेंट 300% की जगह बस 50% ही बढ़ाया जाएगा। मान लीजिए कार्नेगी ने दूसरे तरीके से बात की होती तो क्या होटल वाले इतना कम किराया करने पर राजी होते? हर जगह लॉजिक काम करता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि अगर सक्सेस का कोई सीक्रेट है तो वो है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने और चीजों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कैपेसिटी बनाना। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप बैलेंस कैसे बना सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पार्ट 1 की बुक समरी खत्म होती है। हम नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप स्टोरीज पर नए हैं तो स्टोरीज को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे नए चैनल स्टोरीज शॉर्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।